दोस्तों, आज हम आए हैं अपने नए टॉपिक के साथ 100 एमसीक्यूज हाई स्कूल कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड की इन सभी एग्ज़ाम में जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हाई स्कूल कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस में हम 100 क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। साथ में आपको फुल मौका रहेगा जिसमें आप उन क्वेश्चनों के ऑप्शन को देख सकें और ऑप्शन को देखने के बाद आप गेस करिए और गेस करने के बाद आपको हम राइट आंसर भी बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं और कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठें, जिससे कोई भी क्वेश्चन यदि नोटेबल हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से कक्षा 10 की परीक्षा में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ यहाँ पे आपको बना करके दे रहे हैं, जिसका यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक में और बात करते हैं कि पहला जो आता है क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना कब हुई। अब ये रचना कब हुई, इसका ऑप्शन आ रहा है आपके सामने 1857, 1870, 1895 और 1905। अब आप इसको गेस करिए और गेस करने के बाद सही आंसर हम आपको दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बा 1870। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, जिसके क्रम से ऑप्शन भी आपके सामने हैं 1870, 1880, 1885 ईस्वी और 1890 ईस्वी, जिसमें करेक्ट आंसर आपके सामने आ रहा है और वो करेक्ट आंसर है 1885, 1895, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे और इस थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आ महात्मा गांधी, ब लॉर्ड कर्जन, स आगा खान, द WC बनर्जी और इसका करेक्ट आंसर है द WC बनर्जी। हम लोग आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव कब रखा था। 1900, 1905, 1906 और 1907। इसका सही जवाब लेने के लिए देखते हैं आंसर। सही जवाब है बा 1905 में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र कब बनाया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं सन 1900, 1905, 1906 और 1911। इसका राइट आंसर यदि हम सोचते हैं तो राइट आंसर हमको मिल रहा है बा 1905 ईस्वी को। आइए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें है आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी और इसके सही जवाब हैं 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1911 ईस्वी। इन सब में से राइट आंसर कौन सा हो सकता है, इसके लिए आप लोग गेस करिए और अब हम आपको जवाब दे रहे हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर है बा 1906 ईस्वी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन नरम पंथियों और गर्म पंथियों में कब हुआ था। इसके सही ऑप्शन हैं 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1911 ईस्वी। इसके ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपके सामने आ रहा है सा 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था और इसके ऑप्शन हैं 1907, 1909, 1911 और 1914। यदि इसके हम राइट आंसर के बारे में जानना चाहें तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा
उत्तर सा 1911 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली दरबार में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। अब इसमें जो निर्णय लिए गए थे उसमें ऑप्शन जो हमारे सामने हैं वो ऑप्शन है कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन समाप्त किया गया और राजधानी स्थानांतरित की गई। साथ में द ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसका यदि हम सही आंसर देखना चाहें तो सही आंसर है बंगाल विभाजन समाप्त किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 1911 ईस्वी, 1914, 1915 और 1918 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है बा 1914 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं आ 1914, बा 1915, सा 1917 और दा 1918। इसका यदि सही आंसर हम लोग गेस करें तो करेक्ट आंसर इसका निकल करके सामने आ रहा है बा 1915। महात्मा गांधी भारत 1915 में वापस लौटे थे। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसमें है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था और इसके लिए कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं और सही ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शंस हैं 1915, 1916, 1917 और 1918, जिसका हम लोग राइट आंसर करेक्ट आंसर देखते हैं सा 1917 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे जिसमें खेड़ा जिले के किसानों के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब आयोजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मानचित्र के क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1915 ईस्वी, 1916, 1917 और 1918। इसका यदि हम लोग राइट आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर है सा 1917 में सत्याग्रह आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? खेड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। अब इसके जो भी ऑप्शन हैं उसमें 1916, 1917, 1918, 1919। इसका यदि हम लोग राइट आंसर देखते हैं करेक्ट आंसर का जवाब है सा 1918 में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था और इसके ऑप्शन हैं आपके सामने 1914, 1917, 1918 और 1920। इसका राइट आंसर देखते हैं सा 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? सन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कब पारित किया था और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 और 1922। इसका सही जवाब है बा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसके ऑप्शन हैं 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 19 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर देखते हैं तो सा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी। इसके ऑप्शन है 1918 में महात्मा गांधी ने, 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने, सा 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने और दा 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका करेक्ट आंसर है
1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? और इसके जो ऑप्शन हैं आपके सामने वो 1919, 1920, 1921 और 1922। इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? और इसके ऑप्शन हैं 1920, 1921, 1922 और 1925। इसका करेक्ट आंसर है 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों ने काकोरी में अंग्रेजों का खजाना ले जा रही ट्रेन को कब लूटा था? इसके ऑप्शन हैं 9 अगस्त 1922, 9 अगस्त 1924, 9 अगस्त 1925 और 9 अगस्त 1928। इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसके ऑप्शन है 1925, 1927, 1928 और 1929। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? इसके ऑप्शन देखें 8 अप्रैल 1928, 8 अप्रैल 1929, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। इसका करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक मार्च कब शुरू किया था? इसके ऑप्शन हैं 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 और 5 मार्च 1931। इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? और ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1930 और 5 मार्च 1930। इसका करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में कब संगठित किया था? और इसके ऑप्शन हैं 1928, 1929, 1930 और 1931, जिसका करेक्ट आंसर है 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1931 और 5 मार्च 1931, जिसका राइट आंसर हमारे सामने है 23 मार्च 1931। इस प्रकार हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और इसके ऑप्शन हैं 1930, 1931, 1932 और 1933। इसका करेक्ट आंसर है
बा 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें है महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए। इसके ऑप्शन हैं आ 1931, बा 1932, सा 1933 और दा 1935, जिसका करेक्ट आंसर है बा 1932। 32 में पूना पैक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के विचार को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया था, और इसके ऑप्शन हैं 1931, 1932, 1933 और 1935। इसका राइट आंसर है सा 1933 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था, और इसके लिए ऑप्शन है 1933, 1935, 1939 और 1940, जिसका करेक्ट आंसर है बा 1935 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, और इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं 1935, 1939, 1940, 1942। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है बा 1939 में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया। इसके ऑप्शन हैं 1919, 1940, 1942 और 1945। इनका राइट आंसर देखते हैं, तो राइट आंसर है बा 1940। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन है हमारा 34। तो दोस्तों क्वेश्चन है हम लोगों का 34, और इस क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था, जिसके ऑप्शन हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 35, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ 1942, ऑप्शन बा 1945, ऑप्शन सा 1946 और ऑप्शन दा 1947। यदि इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है सा 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन नंबर 36 में आइए देखते हैं कि कौन सी विशेष बात है, और यहाँ पे राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। अब राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि लोगों के बीच भाषाई अंतर हो, या आर्थिक समानता की भावना हो, या एकता और सामान्य चेतना की भावना में जब लोग रहते हैं तो ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, और सरकार के प्रति विरोध की भावना। यदि हम इसमें राइट आंसर में जाएंगे, तो एकता और सामान्य चेतना की भावना, जब लोग एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं और समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं, तब हम उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। इस तरह के लॉन्ग आंसर जो होते हैं एमसीक्यूज में,
खास करके जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आजकल आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 37। तो क्वेश्चन है हमारा 37, जिसमें रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके ऑप्शन हैं भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना, राजनीतिक गतिविधियों को दबाना, शिक्षा में सुधार करना और किसानों की सहायता करना, जिसका करेक्ट आंसर है राजनीतिक गतिविधियों को दबाना। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को आपको बार बार लिख लिख करके अभ्यास करने हैं। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बुक से, आपकी बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एग्ज़ाम में 20 अंक के होते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा प्रयास करना है कि इन क्वेश्चनों को तैयार करना है जिससे आपके बोर्ड में अधिक से अधिक अंक आ सके। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसमें है महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई थी। और इसका ऑप्शन है 1905, 1907, 1909 और 1915, जिसका करेक्ट आंसर है 1909 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है और है 1920 में स्वराज का अर्थ क्या था। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता, केवल ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन होना और यदि संभव हो तो साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों तरफ स्वशासन हो। और द ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं कि यदि संभव हो तो साम्राज्य के भीतर और यदि आवश्यक है तो बाहर स्वशासन स्थापित होना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में चलते हैं। अवध के किसानों से संबंधित है ये। तो दोस्तों हम पुनः एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40, अवध में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा रामचंद्र। इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 41, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 किस सन पर लागू हुआ था और किस पर लागू किया गया था। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि किन के ऊपर लागू किया गया था। यह एक्ट भारतीय व्यापारी, बा सरकारी कर्मचारी, सा बागान मजदूर और द किसान। इसका सही जवाब है बागान मजदूर। क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें दिया है साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था। इसमें भारतीय सदस्य शामिल थे। इसमें भारत को स्वतंत्रता की पेशकश की गई। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। तो भारतीयों ने क्यों विरोध किया था साइमन कमीशन का। इसका करेक्ट आंसर है सभी सदस्य ब्रिटिश इसमें रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में आ रहा है हमारे पास कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिक अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों और इसके ऑप्शन कुछ लॉन्ग हैं जिनको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। ऑप्शन आ, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में हिंसा का प्रयोग हुआ था। ब, असहयोग आंदोलन में
केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। सा नागरिक अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल ब्रिटिशों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए कहा गया था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया था। ऑप्शन द दोनों आंदोलनों में कोई खास अंतर नहीं था। यदि इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग, तो सा नागरिक अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल ब्रिटिशों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए कहा गया था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अक्सर जो है यूपी बोर्ड के ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है नमक आंच सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने स्वयंसेवक थे। इसमें ऑप्शन है 100, 50, 78 एंड 240। इसका करेक्ट आंसर है 78। 78 स्वयंसेवक महात्मा गांधी के साथ थे जब नमक सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत माता की छवि सबसे पहले किसने बनाई थी। ऑप्शन आ अवनींद्र नाथ टैगोर, बा जवाहरलाल नेहरू, सा बंकिम चंद्र, दा महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है सा बंकिम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46, कृषि एक कौन सी क्रिया है। द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया या चतुर्थक क्रिया। इसका करेक्ट आंसर है सा प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों हम देखते हैं, किस कृषि प्रणाली में किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसके ऑप्शन आ गहन कृषि, बा वाणिज्यिक कृषि, सा रोपण कृषि और दा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसका करेक्ट आंसर है दा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 48, किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके पेड़ काट कर जलाते हैं, परिवार के जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जमीन की उर्वरता कम होने के बाद किसी और जमीन के टुकड़े को साफ करके खेती करते हैं। इस प्रणाली को क्या कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके ऑप्शन है आ गहन निर्वाह कृषि, बा वाणिज्यिक कृषि, सा कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि और द है रोपण कृषि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सा कर्तन दहन प्रणाली, जिसको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं। 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर है बा 3। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कृषि के लिए यहाँ पे शस्य का यहाँ पे फसल से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, रबी फसलें कब बोई जाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका तो आप ही स्वयं गेस लगा सकते हैं। रबी फसलें कब बोई जाती हैं। आ ऑप्शन जून जुलाई, बा ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, सा अप्रैल से जून के मध्य और दा साल भर। इसका करेक्ट आंसर है बा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखे और इन 50 क्वेश्चन में सोशल साइंस कक्षा 10 की सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के आपके एमसीक्यूज आते हैं। इसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए
क्योंकि हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों की तैयारी की है, जिसके आधार पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग अगले पड़ाव में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सी मुख्य रबी फसल है? चावल, मक्का, गेहूं, कपास। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 52। खरीफ फसलें कब काटी जाती हैं? आ, अप्रैल से जून के मध्य, बा, सितंबर अक्टूबर में, सा, मार्च एंड अप्रैल में, दा, दिसंबर एंड जनवरी में। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। सितंबर अक्टूबर में कौन सी फसल काटी जाएंगी? खरीफ की फसल काटी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इनमें से कौन सी मुख्य खरीफ फसल है? गेहूं, जौ, मटर, चावल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। गेस लगाइए कौन सी मुख्य खरीफ फसल है? इसका करेक्ट आंसर है द, चावल। क्वेश्चन नंबर 54। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? आ, रबी, बा, खरीफ, सा, जायद, दा, नकदी फसल। इसका करेक्ट आंसर है सा, जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 55। दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं आ, चीन, बा, भारत, सा, अमेरिका, दा, इंडोनेशिया। और सही जवाब हम लोग देखते हैं बा, भारत। चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 56। धान की खेती के लिए कितना तापमान अपेक्षित है? ऑप्शन आ, 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बा, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, सा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, दा, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और इसका करेक्ट आंसर है सा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57। गेहूं की खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? इसके लिए ऑप्शन आ, 100 से 150 सेंटीमीटर, बा, 50 से 75 सेंटीमीटर, सा, 25 से 50 सेंटीमीटर और दा, 150 से 200 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं बा, 50 से 75 सेंटीमीटर। बच्चों, इस सीरीज की खास बात क्या है, आप इसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी पता चलेंगे, उसके ऑप्शन भी पता चलेंगे और करेक्ट आंसर भी पता चलेंगे। तो आप वीडियो के साथ साथ आप ऑडियो फॉर्म में भी आप इसको सुन सकते हैं। कोई भी काम करते हुए अपना आवश्यक काम करते रहिए और इसको ऑडियो सुनते रहिए, तो भी आपको उतना ही फायदा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर विद ऑप्शन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 58। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण मोटा अनाज नहीं है? ऑप्शन आ, ज्वार, बा, बाजरा, सा, रागी, दा, चावल। इसका करेक्ट आंसर है दा, चावल। क्वेश्चन नंबर 59। बाजरा के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? आ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बा, असम, पश्चिम बंगाल, सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दा, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों में बाजरा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 60। मक्का किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन आ, रबी, ऑप्शन बा, खरीफ,
ऑप्शन सा जायद और ऑप्शन द नकदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ और क्या है? ऑप्शन आ सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा आयातक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा प्रसंस्करक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सा सबसे बड़ा उपभोक्ता दाल के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने के लिए आवश्यक तापमान की सीमा क्या है? ऑप्शन आ 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सा 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और द 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब देखते हैं तो बा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 63, 2020 में दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का क्या स्थान था? इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। आ पहला, बा दूसरा, सा तीसरा और दा चौथा। तो इसके लिए सही जवाब है दूसरा स्थान। 2020 में दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की कॉफी को कहाँ उगाया गया था? ऑप्शन आ नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बा अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सा बाबा बूदन पहाड़ियाँ और द अरावली पहाड़ियाँ। जिसका करेक्ट आंसर है सा बाबा बूदन पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 65, सन 2017 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से सही जवाब है बा दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 66, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसे कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। आ 100 सेंटीमीटर, बा 150 सेंटीमीटर, सा 200 सेंटीमीटर और दा 250 सेंटीमीटर। और इसका करेक्ट आंसर है सा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 2017 में कौन सा स्थान था? और इसके ऑप्शन है। आ पहला, बा दूसरा, सा तीसरा, दा चौथा। इसका करेक्ट आंसर है बा दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसके ऑप्शन आ चावल, बा गेहूं, सा गन्ना और दा कपास। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है दा कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? ऑप्शन आ गहन कृषि, ऑप्शन बा रोपण कृषि, ऑप्शन सा शस्यावर्तन और ऑप्शन दा वाणिज्यिक कृषि। इसका करेक्ट आंसर है सा
शस्यावर्तन, इसका मतलब फसलों को बदल बदल करके बोया जाता है, शस्यावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आ दूध उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बा जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन सा खाद्य फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि, और ऑप्शन दा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। तो दोस्तों, हरित क्रांति का क्या मुख्य उद्देश्य था? इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सा खाद्य फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 71, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन आ गेहूं उत्पादन, बा चावल उत्पादन, सा दुग्ध उत्पादन, और दा मत्स्य पालन। सही करेक्ट आंसर है सा दुग्ध का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की लगभग कितनी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर करती है? ऑप्शन आ 1/4, ऑप्शन बा 1/3, ऑप्शन सा 2/3, और ऑप्शन दा है 3/4, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा 2/3 जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? जिसके ऑप्शन है आ किसानों के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ऑप्शन बा किसान मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन सा विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऑप्शन दा कृषि मुख्य रूप से निर्यात के लिए की जाती है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दा कृषि मुख्य रूप से निर्यात के लिए की जाती है। ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, खनिज क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सबको आता होगा। ट्राई करिए। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ केवल कार्बनिक पदार्थ, बा केवल कठोर पदार्थ, ऑप्शन सा एक अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, ऑप्शन दा ऊर्जा का स्रोत। इसका सही जवाब है एक ऐसा अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, उसको खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज किस रूप में मिलते हैं? इसके लिए ऑप्शन आ परतों के रूप में, ऑप्शन बा दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में, सा जलोढ़ जमाव के रूप में, दा महासागरीय जल के रूप में। इसमें करेक्ट आंसर है बा दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रों में। क्वेश्चन नंबर 74, और इसके बाद यहाँ से दोस्तों हम लोग अपने तीसरे पड़ाव में जा रहे हैं, जहाँ हम लोग 100 MCQs देखेंगे। 20 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आते हैं सोशल साइंस में, और इसके लिए पूरी बुक से हम लोग ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो हम लोग तीसरे पड़ाव में अब हम लोग आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 76, खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन आ स्वाद और गंध, ऑप्शन बा रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल, ऑप्शन सा उपयोगिता और कीमत, ऑप्शन दा आकार और वजन। इसका करेक्ट आंसर है बा ऑप्शन रंग, चमक, कठोरता, घनत्व और क्रिस्टल। इस आधार पे खनिजों का
वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? आ लौह अयस्क, बा तांबा, सा सोना, द अभ्रक, जिसका करेक्ट आंसर है द अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 78, लौह अयस्क को क्या माना जाता है? आ द्वितीयक खनिज, बा आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़, सा बहुमूल्य खनिज, द ऊर्जा खनिज, जिसका करेक्ट ऑप्शन है आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़। क्वेश्चन नंबर 79, उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह अंश होता है उसे क्या कहते हैं? आ हेमेटाइट, बा मैग्नेटाइट, सा लिग्नाइट, द बॉक्साइट, जिसका करेक्ट आंसर है बा मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 80, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आ 1 किलोग्राम, बा 5 किलोग्राम, सा 10 किलोग्राम और द 20 किलोग्राम। इसका सही जवाब है सा 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर, अब क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग 81 में, जिसमें मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन आ कोडरमा, बा नेल्लौर, सा बालाघाट, द अजमेर, जिसका करेक्ट आंसर है सा बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 82, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? आ मैग्नेटाइट, बा हेमेटाइट, सा तांबा, द बॉक्साइट, जिसका करेक्ट आंसर है द बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 83, अभ्रक के निक्षेपों का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आ बेलारी, बा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पठारी किनारा, सा मुंबई हाई, द नेवेली, और इसका सही जवाब है बा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, चूना पत्थर किस उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है? इसमें ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग, जिसका करेक्ट आंसर है द सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, खनिजों के निर्माण में लगभग कितने वर्ष लग जाते हैं? इसके ऑप्शन आ हजारों वर्ष, बा लाखों वर्ष, सा करोड़ों वर्ष, द अरबों वर्ष, और इसका करेक्ट आंसर है बा लाखों वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन आ कोयला, बा पेट्रोलियम, सा जल विद्युत, द सौर ऊर्जा, और इसका करेक्ट आंसर है द सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत में कोयला कितने प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है? 1, 2, 3 या 4, जिसका करेक्ट आंसर है बा 2। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का कितना प्रतिशत पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है? इसका ऑप्शन आ 13%, बा 18%, सा 63% और द
75%, जिसका करेक्ट आंसर है सा 63%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण किस ऊर्जा स्रोत को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं आ कोयला, बा पेट्रोलियम, सा प्राकृतिक गैस, दा परमाणु ऊर्जा, जिसके लिए करेक्ट आंसर है सा प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में विद्युत मुख्यतः कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है? आ एक प्रकार से, बा दो प्रकार, सा 3 और दा 4, जिसका करेक्ट आंसर है बा दो प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है, एक हाइड्रो पावर और एक थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, परमाणु और आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। इसके उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आ कोयला और पेट्रोलियम, बा यूरेनियम और थोरियम, सा बॉक्साइट और तांबा, दा मैग्नीज और निकल, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बा यूरेनियम और थोरियम। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? ऑप्शन आ यह महंगा स्रोत है, बा यह प्रदूषण पैदा करता है, सा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, दा यह केवल बड़े उद्योगों के लिए उपयोगी है। इस सवाल का सही जवाब है सा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आ गुजरात, बा महाराष्ट्र, सा तमिलनाडु, दा कर्नाटक, जिसका करेक्ट आंसर है सा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 94, घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ सौर ऊर्जा, बा पवन ऊर्जा, सा भूतापीय ऊर्जा और दा बायोगैस, जिसका करेक्ट आंसर है दा बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 95, भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? ऑप्शन आ 1%, ऑप्शन बा 2%, सा 4%, दा 6%, और जिसका करेक्ट आंसर है सा 4%। क्वेश्चन नंबर 96, 2025 तक भारत के बड़े हिस्से किस प्रकार के देशों या क्षेत्रों में शामिल होने की आशंका व्यक्त की जाती है? नंबर आ अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र, बा पानी की कमी वाले देश या क्षेत्र, सा कृषि प्रधान क्षेत्र और दा शहरीकृत क्षेत्र। तो अब इसका करेक्ट आंसर है पानी की कमी वाले देश या क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 97, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए कौन सा तंत्र बनाया गया था? ऑप्शन आ नहर प्रणाली, बा एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र, सा एक बड़ा बांध, दा कुओं की श्रृंखला, और इसका सही करेक्ट आंसर है बा एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र। क्वेश्चन नंबर 98, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? ऑप्शन आ भारतीय अर्थव्यवस्था की बाधा, बा पर्यावरणीय समस्या, सा आधुनिक भारत के मंदिर और दा जल संकट का कारण, जिसका करेक्ट आंसर है सा
आधुनिक भारत के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 99, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस बांध से था? आ. भाखड़ा नांगल बांध, बा. दामोदर घाटी परियोजना, सा. कोपली हाइडल परियोजना, दा. सरदार सरोवर बांध। जिसका करेक्ट आंसर है दा. सरदार सरोवर बांध। और हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है और पीने योग्य होता है उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन हैं आ. भूजल, बा. मीठा पानी, सा. पालर पानी, दा. टाका। और इसका करेक्ट आंसर है सा. पालर पानी। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सोशल साइंस क्लास 10th के लिए बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े और साथ में इसके MCQs 100 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा और जिसके आधार पे हम लोग ये तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड में आने वाले 20 क्वेश्चनों की इसमें पूरी तैयारी हमारी हो सकती है। और इस तैयारी में सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और भी सीरीज अभी आगे हम लोग आएगी। इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिए और इस अभ्यास से मुझे विश्वास है कि आप अच्छे अंकों से पास होंगे और नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही हमारी आएगी। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को।